बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा अगर आवाज़ आ रही है तो कोई एक बच्चा हैंड रेज कर दे। चले ठीक है, पढ़ते हैं जी आज। क्वेश्चंस हैं चैप्टर 19 के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं, काफ़ी सारे। चलो देखते हैं। बहरहाल पहले 3 नहीं है तो 4 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा 30 कर लें। 4 है, 5 है, 16, 17 नहीं, 19, 19 के बाद 19, 23, 25, 26, 23, 25, 26 जी भी काम किया है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट वर इनफाइनाइट। हालांकि ये क्वेश्चन बनता ही नहीं था। व्हाट वुड बी द इक्वेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू। अच्छा ये सॉरी क्वेश्चन 5 था, 4 नहीं था। ये क्वेश्चन आता ही नहीं। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से था जो कि आइंस्टाइन ने पेश की थी। अच्छा 5th क्वेश्चन है, सिंस mass is the form of energy, can we conclude that a compressed spring has more mass than the same spring when it is not compressed। कहना क्या चाह रहा है वो, कहते हैं एक स्प्रिंग है जो नॉर्मल हालत में है और दूसरा स्प्रिंग है कंप्रेस्ड फॉर्म। अब जो नॉर्मल स्प्रिंग है उसमें क्या है, सिर्फ उसका मैस है, और जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसका मैस भी है और साथ उसकी उसमें एनर्जी भी है। और कहते हैं जो कि एनर्जी और मैस इंटर कन्वर्टेबल है, इसको फॉर्म भी कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो कंप्रेस्ड मैस हैज मोर, कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज मोर मैस एज कंपेयर टू अदर स्प्रिंग। तो ये वैसे तो कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन बना देते हैं कुछ लोग आंसर देके। मेरे ख्याल में तो क्लियर कट आंसर ये है, मतलब बड़ी बुक्स में भी ये लिखा है कि हाँ जी जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसका ज्यादा मैस होगा एज कंपेयर टू अदर स्प्रिंग जो कि नॉर्मल स्टेट में है। क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो दोनों का मैस सेम है। जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन वो स्टोर्ड एनर्जी मैस में कन्वर्ट नहीं हुई। कन्वर्ट हो सकती है, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि मैस एनर्जी में और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अभी हुआ तो नहीं। ये तो फिर ऐसे ही जैसे अगर बिलफर्ज एक बुक टेबल पे पड़ी है और एक बुक जमीन पे पड़ी है और दोनों सेम बुक्स हैं, ठीक है। जैसे आपकी फिजिक्स की बुक की ले लें, एक फिजिक्स की बुक टेबल पे और एक जमीन पे, तो आप कहेंगे कि जो टेबल पे बुक है उसका मैथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी अपनी जगह वो मैथ में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन अभी हुई नहीं। जैसे आपके सामने लकड़ी पड़ी है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एनर्जी पड़ी है। हाँ वो उस लकड़ी में से आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही पेट्रोल है, उसका मैस ही गिना जाएगा। हाँ वो कुछ एनर्जी के इक्विवेलेंट है, यानी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये भी पता लगाया जा सकता है कि अगर इससे एनर्जी हासिल की जाए तो कितनी एनर्जी हासिल होगी। पर अभी वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो अब ये नहीं कह सकते वो एनर्जी पड़ी हुई है, वो एनर्जी सोर्स कह सकते हैं आप। तो इसलिए कंप्रेस स्प्रिंग और दूसरे स्प्रिंग का मैस सेम होगा, डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया। 6 है जी, एज अ सॉलिड इज हीटेड एंड बिगिंस टू ग्लो, व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड। पहले रेड क्यों होता है, ये बात भी हमारी डिस्कस हुई थी कि जब कोई बॉडी जब हीटअप करते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करती है। वो रेडिएशन की जो एनर्जी है, वेवलेंथ है, कलर है, फ्रीक्वेंसी है, ये डिपेंड करता है वो कितना टेम्परेचर है बॉडी का। 7 विजिबल कलर्स हैं
जब बॉडी को गर्म करते हैं, जैसे किसी बर्तन में दूध गर्म करें, पानी गर्म करें, तो बर्तन का कलर चेंज नहीं होता। बर्तन गर्म होता है, इसका तो अभी कलर चेंज नहीं हुआ, अगर अभी वो कलर शो नहीं करे, इसका मतलब अभी वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो इंफ्रारेड है, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रही। आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, और इंफ्रारेड से ज्यादा एनर्जी वाला, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ वाला या हाई फ्रीक्वेंसी वाला कलर कौन सा है? रेड। या ये कह लें कि जब विजिबल रीजन में एंटर होते हैं तो सबसे पहला नंबर किसका? रेड का, इसलिए बॉडी पहले रेड अपीयर होगी। मजीद उसको हीटअप करेंगे तो और ज्यादा एनर्जी वाला कलर, लेट से ऑरेंज, येलो, ग्रीन वगैरह एमिट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहला नंबर इनविजिबल से विजिबल रीजन में एंटर होते वक्त किसका है? रेड का। इसलिए पहले बॉडी रेड कलर की अपीयर होती है, और विजिबल कलर में सबसे कम एनर्जी वाला कलर यही है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी बढ़ेगी। फिर है जी, व्हाट हैपेंस टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल? बड़ा आसान क्वेश्चन, आपने वो स्टीफन बोल्ट्जमैन ला था गालबन ब्लैक बॉडी के लास्ट में, कि जो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, वो 4th पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल थी। प्रोपोर्शनल थी T⁴ की, और जब इक्वलिटी में आया तो सिग्मा आपने लगा दिया था, ये स्टीफन्स कांस्टेंट था। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर अगर 2 गुना करेंगे तो एनर्जी 16 गुना बढ़ेगी। वो कैसे? 2 की पावर 4 करें ना आप, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2, ये 16 बनेगा। टेम्परेचर 2 गुना बढ़ाने से एनर्जी 16 गुना ज्यादा एमिट होगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद है जी कि a beam of red light and a beam of blue light have exactly same energy। पहली बात तो कुछ बच्चों को यहीं पे लगता है ये बात गलत है कि ब्लू और रेड की एनर्जी कैसे सेम होगी। ब्लू और रेड के फोटॉन की एनर्जी सेम नहीं कह रहा, बीम की एनर्जी सेम हो सकती है। वो कैसे? अभी देखें कि फर्ज कर लें जो रेड के फोटॉन है उनके पास एनर्जी है कम, ये रेड के फोटॉन, ठीक है, और 4 है, और हर एक फोटॉन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो टोटल पूरी बीम की पता कितनी बनेगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले 4 फोटॉन, तो टोटल एनर्जी कितनी बनी? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आ जाए ब्लू। ब्लू बीम जो है, वो ब्लू कलर की एनर्जी ज्यादा होती है, लेट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके चूंकि फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, तो ये तादाद में अगर कम होंगे, जैसे कि 3, तो इनकी एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी हो जाएगी। यानी ये तादाद में कम होके एनर्जी रेड जितनी कर लेंगे। तो यही क्वेश्चन उसका है, क्या बीम ऑफ रेड लाइट एंड ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, व्हिच बीम कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन? नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा उसके होंगे जिसके फोटॉन छोटी एनर्जी के ना, थोड़ी एनर्जी के, वो तादाद में ज्यादा होंगे तो मुकाबला करेंगे। ऐसे ही जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास एक पैकेज है, कोई होता है ना, कोई बोरी शोरी, कोई तोड़ा बोरी, कोई पैकेट, उसमें पत्थर है बड़े बड़े, और एक और पैकेट पैकेट है जिसमें रेत है, और मैं कहता हूँ दोनों का वजन बराबर है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। पत्थर बड़े होंगे, लेट से एक पत्थर का वेट भी आधा किलोग्राम है, और रेत के ज़रात आपको पता ही है बहुत छोटे छोटे, ग्रामों में भी उनका वजन नहीं होगा, मिलीग्राम में शायद हो। तो मैं कह रहा हूँ दोनों जो पैकेट हैं उनका वेट इक्वल है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये इस तरह हो सकता है कि पत्थर थोड़े हों तादाद में 5-7, और रेत के ज़रात लाखों में हों। तो तादाद ज्यादा किसकी होगी, या किसकी तादाद ज्यादा होनी पड़ेगी कि जिसका मैच कम है वो तादाद में ज्यादा होगा तो मुकाबला करेगा ना दूसरे का। जैसे एक आदमी है, मैं कहता हूँ उसकी ताकत और कुछ बच्चों की ताकत बराबर है। वो कैसे? अगर बच्चे वीक हैं, कम ताकत वाले हैं, तो तादाद में ज्यादा होंगे तो किसी बंदे का मुकाबला करेंगे ना। तो 2-3 मैंने मिसालें दे दी, जहां से समझ आती है वो ठीक है।
पिक कर लें, यही आपका आंसर है कि जो छोटी एनर्जी वाले फोटॉन होंगे वो तादाद में ज्यादा होंगे तो एनर्जी सेम होगी। ठीक है, तो एक फार्मूले से भी समझा सकते हैं। वैसे पता है एक फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला होता है, हम एंट्री टेस्ट में बताते हैं, एक फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला होता है E=hf, और पूरी बीम जो है उसका फार्मूला होता है NHF। ठीक है, NHF। तो यहां से आप कह सकते हैं जी N का फार्मूला जो है वो आएगा E/hf। एनर्जी हमें बताएगा दोनों बीम की सेम है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है नंबर ऑफ फोटॉन उसके ज्यादा होंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, फ्रीक्वेंसी कम किसकी, रेड कलर। यहाँ से भी आप बात समझ सकते हैं, लेकिन फार्मूले के बगैर भी बात ठीक है। तो ये फार्मूला बहाल वैसे अपने लिए याद रख लीजिएगा, ये बीम की एनर्जी का फार्मूला ये होता है NHF, N नंबर ऑफ फोटॉन, सारे फोटॉन मिलके बीम बनाते हैं। सही है जी। चलें उसके बाद 9, विच फोटॉन, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लू कैरीज द मोस्ट एनर्जी एंड मोस्ट मोमेंटम। आसान 3 क्वेश्चन है। एनर्जी का फार्मूला होता है HF या hc/λ। फोटॉन के मोमेंटम का फार्मूला होता है h/λ। ठीक है, सी मिसिंग है, इसका मतलब एनर्जी भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और मोमेंटम भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी उसी का मोमेंटम ज्यादा होगा। तो अब इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, बस वो देख लें आप। तो मैं सातों कलर्स बना देता हूँ, 7 विजिबल कलर्स ये हैं। तो हमें जो कलर्स बताए गए हैं रेड, और कौन सा था, ग्रीन और ब्लू। इनमें से ब्लू टॉप पे है, फ्रीक्वेंसी ऊपर को बढ़ती है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। तो शॉर्टर, इन तीनों में से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्लू की है, तो ब्लू की एनर्जी और मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा बाकियों में से। अगला क्वेश्चन, विच हैज अ लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्स रे। ये एक टेबल है 184 पेज पे, वहाँ तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टेबल बनाया। तो वहाँ साफ जाहिर है कि एक्सरे से कम एनर्जी, रेडियो वेव आखिर में आती है और एक्सरे तो टॉप पे है। एक्सरे से ज्यादा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ गैमा रेज की है, बाकी तमाम रेडिएशंस एनर्जी वाइज एक्सरे से नीचे हैं। तो आपने याद ये रखना कि एक्सरे का कभी भी किसी से मुवाजना किया जाए गैमा रे के अलावा, तो आपने कहना है उनकी एनर्जी कम होगी, एक्सरे की ज्यादा होगी। फिर है जी, डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम of light primarily depends on the frequency of photons or on the number of photons। ब्राइटनेस जो है, ब्राइटनेस इंटेंसिटी को कहते हैं। इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होगी तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ठीक है, और इंटेंसिटी हमेशा नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर एक कमरे में एक रेड कलर का बल्ब लगा है या ब्लू कलर का बल्ब लगा है, तो आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ब्लू कलर को किसी और कलर से चेंज नहीं करेंगे। कलर चेंज करना तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे, बल्कि कलर ब्लू ही रहने दें, बल्ब्स की तादाद बढ़ा दें। और तादाद बढ़ाने से मुराद नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दें। एक बल्ब अगर 100 फोटॉन एमिट करता है पर सेकंड, तो 3 बल्ब डेफिनेटली 100 करके 300 करेंगे। फोटॉन्स की तादाद बढ़ाएं तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, यानी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट falls on certain dyes, visible light is emitted। Why does this not happen when infrared light falls on these dyes? तो आप एक बात ये गौर करें कि कभी भी लाइट जब कहीं से टकराती, किसी पे टकराती है, 7 कलर ये है विजिबल कलर, इनसे नीचे है इंफ्रारेड और इनसे ऊपर है अल्ट्रावायलेट। तो अगर तो किसी डाई जैसे ना कपड़े वगैरह रंगने के लिए डाई पे आप अल्ट्रा वायलेट फोटॉन अगर फॉल करवाते हैं, तो जब वो टकराएंगे तो वापसी में उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और एनर्जी कम तो अल्ट्रा वायलेट से कम एनर्जी ये सारे विजिबल कलर की है, तो कोई ना कोई विजिबल कलर निकल आएगा। वो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी में कमी आई है। तो थोड़ी सी कमी है तो वायलेट, थोड़ी ज्यादा कमी हुई है तो इंडिगो एंड सो ऑन।
कहते हैं इंफ्रारेड लाइट के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? खुद सोचें, इंफ्रारेड लाइट की एनर्जी पहले ही कम है। अगर इंफ्रारेड लाइट का फोटोन गया तो वापसी में उसकी एनर्जी और कम होगी, वो वापसी में कम एनर्जी मतलब इंफ्रारेड से नीचे वाली कोई वेव बन सकती हैं, रेडियो वेव्स होगी या माइक्रोवेव्स होगी, ये बन सकती हैं। अल्ट्रा विजिबल तो चक्कर ही कोई नहीं कि इंफ्रारेड लाइट का फोटोन जाके टकराए और टकरा के ज्यादा एनर्जी वाला कलर बन के निकले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इंफ्रारेड लाइट के साथ ये मुमकिन नहीं है। फिर है जी, विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन? ये कुछ अहम क्वेश्चन है, जैसे ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये वाले और अगला भी। विल ब्राइट लाइट से मुराद पता क्या है? मोर इंटेंस लाइट, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। मोर इंटेंस लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस देन डिमर लाइट ऑफ द सेम कलर। यस ऑफ कोर्स, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा, दो पास्टुलेट इंतहाई अहम थे, तो मैं लिखवाया करता था, आपको पढ़ाया होगा मैंने। वो क्या? पहली बात, अगर आपने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने, फोटो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल करे और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं तो आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करें, यानी कि ब्राइटनेस बढ़ाएं। अगर एक बल्ब था, 10 बल्ब लगा दें, 10 बल्ब ज्यादा रोशनी फेंकेंगे, इलेक्ट्रॉन, जैसे ये अपना सोलर सेल है, जितनी रोशनी की शिद्दत दोपहर के वक्त ज्यादा होती है उतने इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा करते हैं, उसमें इजेक्ट तो नहीं होते, फ्लो करते हैं। पर ऐसे ही आप इजेक्शन पे भी अप्लाई कर लें। तो अगर तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे फोकस करें, और अगर आपने एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये इंक्रीज करनी है तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ानी चाहिए, मतलब कलर चेंज कर लेंगे, बल्ब की तादाद ना बढ़ाएं, कलर चेंज कर लें। ये दो बड़े अहम फैक्टर और पास्टुलेट से फोटो इलेक्ट्रिक फैक्टर। तो वो कह रहा है जी, विल ब्राइट लाइट मोर इंटेंस लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन? यस ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा डिमर लाइट की निस्बत। और अगला जो क्वेश्चन है वो दूसरे पास्टुलेट है, विल हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जरूर निकालेगी, मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंटेंसिटी भी डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सिर्फ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाती है। सही है, तो इसका जवाब नफी में होगा अगर नहीं। ये दोनों क्वेश्चन दो पास्टुलेट्स के जो मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन सरफेस on a surface is momentum transferred to the metal surface? क्या मोमेंटम ट्रांसफर होता है? बिल्कुल होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, मोमेंटम। सिंपल सिंपल सी बात है, अगर आप कॉम्पटन इफेक्ट याद कर लें, पता वहां पे क्या था कि जो फोटोन जाता है जिसको इंसिडेंट फोटोन कहते हैं, वो जब किसी टारगेट से टकराता है तो टारगेट से टकरा के तो स्कैटर हो जाता है किसी खास डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा। जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इंसिडेंट फोटोन से, यानी एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की कम होगी, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन उलट है ना वेवलेंथ के साथ, और मोमेंटम का भी उलट है एच वाला। अगर वेवलेंथ टकराने के बाद ज्यादा हो गई है तो एनर्जी कम, और अगर वेवलेंथ ज्यादा हो गई है तो मोमेंटम भी तो कम हुआ है फोटोन का। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर फोटोन का मोमेंटम कम हो गया तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। और टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होने से मुराद क्या है कि अगर फोटोन का कम हुआ है तो जो कमी आई है वो किसी और में ट्रांसफर होगी। तो मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है दूसरे पार्ट में। जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं, एक गाड़ी खड़ी थी एक आगे टकराई, तो जो रेस्ट में थी कार वो भी आगे हरकत में आ जाएगी, हरकत में आ जाने से मुराद मोमेंटम में आ जाएगी। तो मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है, और ये कॉम्पटन इफेक्ट के पहले पेज के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है।
कि a part of incident photons energy and momentum is transferred to the target electron। ये लाइन पढ़िएगा आप, ठीक है। उसके बाद है जी, why don't we observe Compton effect with visible light? Compton effect ज्यादातर एक्सरेज के साथ होता है और कभी कभी गैमा रेज के साथ, मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सरेज के साथ होता है। या फिर जैसे 21वें चैप्टर में बताया है कि अगर एनर्जी गैमा रे के साथ भी हो सकता है, अगर उनकी एनर्जी 0.51 से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में हो तो फिर गैमा रेज भी कॉम्पटन इफेक्ट कर सकती हैं। कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली है पता क्या, कि फोटान आपने भेजा और उसकी कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी टारगेट में और कुछ एनर्जी लेके वो आगे स्कैटर हो गया, कुछ एनर्जी बच गई। जब आप विजिबल लाइट का फोटोन भेजते हैं, फोटोन ऑफ विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट के फोटोन के पास एनर्जी कम होती है। कम होने से क्या होता है, जब वो टकराता है तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब। अब कंप्लीटली एब्जॉर्ब से मुराद कि कोई फोटोन अब स्कैटर होगा ही नहीं, कोई फोटोन बचा ही नहीं, नो फोटोन। जब फोटोन ही कोई नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्पटन इफेक्ट तो ना वो कॉम्पटन इफेक्ट तो कहते हैं इसमें कि इंस्टेंट फोटोन आए, कुछ एनर्जी ट्रांसफर करके बाकी लेके बिखर बुखर जाए। विजिबल लाइट का फोटोन बचेगा ही नहीं, अपनी एग्जिस्टेंस ही खो देगा, मुकम्मल एब्जॉर्ब हो जाएगा कम एनर्जी की वजह से, ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस वजह से हम कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते। अच्छा, एक्सरे क्यों नहीं कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता, सवाल ये है। चलिए विजिबल लाइट हो गया, एक्सरे क्यों नहीं होता? तो मैं इसका आंसर बच्चों को देता होता हूँ कि जब ये टकराव होता है ना, फोटान जाकर टकराता है, तो टकराव एक लम्हे के लिए होता है। जैसे एक कार दूसरी कार से टकराती है तो एक लम्हे के लिए होगा, एक लम्हे के लिए होगा। और जो एनर्जी को ट्रांसफर होने में टाइम लगता है हमेशा, अगर कोलिजन इंस्टेंटेनियस है, एक लम्हे के लिए दोनों इन कांटेक्ट आए हैं, तो इससे मुराद ये है कि उनको टाइम बड़ा थोड़ा मिला है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, और थोड़े टाइम में थोड़ी एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है, ज्यादा नहीं। जैसे कमरे में हीट अगर काफी सारी हो जाए, जैसे गर्मियों में हब्स हो जाती है और हीट हो जाती है, तो वो बाहर निकल सकती है। आप ऐसा करें कि दरवाजा खोलें, 1 सेकंड के लिए दरवाजा बंद कर दें, और आप सोचें सारी हब्स और गर्मी बाहर निकल गई होगी। अगर अंदर गर्मी हीट और हब से ज्यादा है तो उसको निकलने में टाइम ही लगेगा, अगर थोड़ी है टाइम भी थोड़ा लगेगा। एग्जॉस्ट चला दें, थोड़ी हीट है, जल्दी कमरा कूल डाउन हो जाएगा, ज्यादा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा एनर्जी को ट्रांसफर में ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक्सरे को ज्यादा टाइम चाहिए था, पर कोलिजन में ज्यादा टाइम मिला नहीं, इसलिए वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी वो लेके चला जाएगा। कैन पे प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम? वैक्यूम में कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपने पे प्रोडक्शन पढ़ा है तो उसमें ये बताया गया था कि पेयर प्रोडक्शन हमेशा किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में होता है, इन द विसिनिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस ही तो उसको करता है सेपरेट। दूसरा, मोमेंटम कंजर्व की भी आपने बात याद करें पढ़ी थी। अगर आप हैवी न्यूक्लियस को ना लेके आए तो मोमेंटम कंजर्व होता दिखाई ही नहीं देता। तो हमेशा ये अपनी बुक की लाइन यूज करनी कि पेयर प्रोडक्शन हमेशा किसी हैवी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकता। 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं, पूरी कर लेते हैं फटाफट। वी डू नॉट नोटिस अ डी ब्रोगली क्या गया, हमारा ही भी हाल वही हो गया। वेवलेंथ फॉर अ पिच द क्रिकेट बॉल, एक्सप्लेन व्हाई। ये बड़ी सिंपल सी बात है जो आर्टिकल में ही डिस्कस की थी। ये आर्टिकल गालबन मैंने पढ़ाया था आपको। अगर आप उसकी वेवलेंथ देखें ना, डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो वो था एच ओवर एम वी। तो बॉल का मैस है ज्यादा और वेवलेंथ होती है कम, और इतनी कम वेवलेंथ होती है, इतनी शॉर्ट वेवलेंथ होती है कि वो मेजरेबल ही नहीं। इसलिए हमने कहा था कि वेव नेचर सिर्फ छोटे पार्टिकल्स में होती है, बड़े पार्टिकल वेव नेचर शो नहीं करते। ठीक है, छोटे पार्टिकल वेव नेचर बस शो कर सकते हैं, बड़े पार्टिकल शो नहीं करते। When does light behave as a wave? When does it behave as a particle? जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो वो वेव की तरह बिहेव करती है, और जब किसी चीज से टकराती है और एनर्जी ट्रांसफर करती है तो वो पार्टिकल की तरह
ये बात यहाँ पे लिखी थी, यहाँ light behave as a stream of photons when it interacts with matter, stream of photon यानी particle की तरह, and behave as a wave in traveling from source to the place where it is detected. travel करते वक्त wave और टकराते वक्त particle in affect all microparticle, electron, proton, photon, atoms etc. propagate. ये propagate move ऐसे करते हैं, flow ऐसे करते हैं as if they were waves and exchange energy टकरा के ही होती है, collision वगैरह, interaction वगैरह, तो टकराएंगे इस तरह as if they were particles, that is the wave particle duality. तो निचोड़ समझ आया आपको? ये पेज नंबर 195 के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें है ना, लाइट होगी, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ट्रेवल करते हैं जैसे कि ये वेव हो और टकरा के एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जैसा कि वो पार्टिकल्स हों। और आखिरी क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन तो पूरे हो जाएंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। अच्छा, आखिरी है जी कि व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 1000 टाइम ग्रेटर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। दूसरा, इससे आप वो चीजें भी देख सकते हैं जो आम माइक्रोस्कोप से नहीं, ठीक है। मेटल्स वगैरह का इंतहाई बेहतरीन तरीके से उनका जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि सरफेस है या डेप्थ में जाके ना उनका एनालिसिस कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह। तो ये दो चार फायदे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पता नहीं सिलेबस में है, ठीक है, नहीं, बाल शॉर्ट क्वेश्चन उसका है, तो बाकी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल पे कल बात करेंगे, ठीक है। नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर ली, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ले बेटा, टाइम काफ़ी हो गया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।